सुकेश, क्या यहाँ दरअसल ये पिच फिलहाल मौजूदा दौर की, और ये दौर तो लंबा होने वाला है लोकसभा चुनाव तक, मौजूदा दौर की पिच क्या विपक्ष ने तैयार कर दी और बीजेपी को उस पर खेलने के लिए मजबूर कर रही है, और इसीलिए अब ये लड़ाई इंडिया बनाम भारत में भी तब्दील होती दिख रही है? देखिए, इस कट थ्रोट कंपटीशन की जो पॉलिटिक्स है, इसमें ये होना था। 10 साल पहले तक ऐसा कहा जाता था कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, एक जमाना ऐसा था कि इंदिरा गांधी ने पूछा भजनलाल से कि भजनलाल किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? तो उन्होंने कहा वो जीते कोई भी सरकार तो अपनी बनेगी। तो कांग्रेस उस समय की पार्टी है, उस दौर को देखते हुए आगे बढ़ी, लेकिन 2014 के बाद ऐसा लगता था कि कांग्रेस के पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं जो अभय दुबे कह रहे थे कि बीजेपी को उसकी पिच पे जाके हराना शायद कांग्रेस ने यह तय किया, क्योंकि पुरानी राजनीति नहीं है। मैं कई बार कोट कर चुका हूं, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग मैं फिर से कहता हूं कि मैंने वाजपेयी जी को वो भाषण देते हुए सुना है पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक क्षेत्र में सोनिया गांधी को देखते हुए और उनको जवाब देते हुए कहा था, आक्षेप लगाए थे उनसे थोड़े आहत थे, उससे आहत होकर उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर इतने दशकों से काम कर रहे हैं, उनके बारे में यह मूल्यांकन है आपका? जब उनको भ्रष्टाचारी और करप्ट, ब्रेजनली करप्ट जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे, तो उससे आहत होकर वाजपेयी ने यह कहा था। वो दूसरे जमाने की राजनीति थी, जिसका जिक्र केसी त्यागी कर रहे थे कि मोरारजी देसाई जीत कर आ गए और चंद्रशेखर मिलने गए, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसी आशंका है मुझे कि मेरा घर भी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। चंद्रशेखर वहां से निकले और पहली मुलाकात मोरारजी देसाई से करते हैं कि वो देश की प्रधानमंत्री रही, आप ऐसा करेंगे क्या? तो वो राजनीति खत्म हो चुकी है। बड़ी कट थ्रोट कंपटीशन है इस राजनीति में, और ये मीनिंगलेस है। आपने तमाम एग्जाम्पल दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर बायो देखिए, लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नहीं लिखा। और आपने दोहराया, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नहीं, अब इसमें अंग्रेजों को ले आना और जी पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने, ये शैटर्ड होके ये करना है, ये मल्टी प्रोंग्ड अटैक। जब आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्रहार आया जिसकी अपेक्षा आपको नहीं थी, तो आप कोई इंडिया वर्सेस भारत करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत लिख रहा है कि इंडिया जो है वो कॉलोनियल नेम था, हमको भारत लिखना चाहिए था। तो आप वो तमाम बातें आप कह चुके हैं। फिर मेक इन इंडिया क्यों था? मेक इन भारत होना चाहिए था। स्किल इंडिया क्यों था? स्किल भारत होना चाहिए था। लेकिन ये दरअसल कल जो मीटिंग हुई है और उसमें एक ऐसा, और शायद जो विपक्ष की रणनीति थी उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। भाई, किसी भी गठबंधन का, एनडीए का, बीजेपी का यूएसपी क्या है? नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी को छोड़कर वो उसकी पिच पर खेलने चले गए। ऐसा बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मिला है कि जो पिच, जो टोन बीजेपी सेट किया करती थी और उसको फॉलो किया करता था विपक्ष, कई बार तो वो फॉलो कर भी नहीं पाता था, वो मात खा जाता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने एक टोन सेट किया है इस बार, और बीजेपी उस गेम में फंसती हुई दिख रही है। अगर पहले मोदी कहते थे कि एक अकेला काफी है, मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे समर्थक, वो अभी भी बहुत ही प्रभावी नेता हैं, उनके बहुत समर्थक, ऐसा बेहतर होता अगर प्रधानमंत्री अभी भी कहते कि मैं अकेला, एक आदमी पे सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। लोग लगाते कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है, लेकिन ऐसा शायद लगता कि इन सब लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री को घेरने की ठानी है, हम नहीं हारने देंगे प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी उनके पिच पर जाकर खेल रही है। एक होता है इमीडिएट रिएक्शन, किसी चीज को देखा, इंडिया नाम, थोड़ा सा फ्लस्टर्ड होकर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, पर जो एक लंबा गेम भी क्या आपको अनफोल्ड होता दिख रहा है कि इंडिया बनाम भारत, कि ये तो जी कॉलोनियल लेगेसी है, गोरों का दिया हुआ, ये तो शहरी इलाकों के लिए ये नाम है। भारत, जो असल भारत गांव देहात में बसता है, हम उनके साथ हैं। एक लाभार्थी वर्ग बनाने में कामयाब रही है, सोशल इंजीनियरिंग भी की है, जात पात के पेच जो हैं वो खाका भी सेट कर रखा है, और उसके साथ जन कल्याण की नीतियां। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसमें भारत नाम का ज्यादा इस्तेमाल होता दिखेगा।
देखिए या ये फौरी प्रतिक्रियाएं? नहीं, ये लंबा चलेगा। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस बात से मुतमईन होती है कि गांव में कहना रहे तो इंडिया वाले हैं, हम हैं भारत बिल्कुल के साथ। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे एड्रेस करना है। वाजपेयी, माफ कीजिएगा, बीजेपी के पास वो लंबा चौड़ा पैराफर्नेलिया है जिसके तहत वो गांव तक भी पहुंच सकती है, मंडल तक पहुंच सकती है, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच सकती है, और वो वहां बताएंगे कि वो इंडिया की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। लेकिन जहां आपको इंडिया को कॉलोनियल लेगेसी बताना है, वहां आप कॉलोनियल लेगेसी भी बताएंगे। ये लंबा चलेगा। देखिए, ये आज की राजनीति ऐसी हो गई है जो बहुत हद तक सोशल मीडिया से प्रभावित है। आज की राजनीति में एक मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट एक नया वर्ड आया है कि कैसे मैनेज किया जाता है कि पहले से कर्नाटक में जाकर आप 40% सरकारा आप एक पिच सेट करते हो, तो उसमें बहुत सारा काम जो है वो पॉलिटिकल मैनेजर्स जो है वो किया करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग तरीके से एड्रेस किया जाएगा। किसी को हेमंत बिस्व शर्मा एड्रेस करेंगे, किसी को सुशील मोदी एड्रेस करेंगे, और फिर प्रधानमंत्री आएंगे वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। चाहे आप उन पे आरोप लगाएं कि आपने अजीत पवार को क्यों लिया, लेकिन अभी भी वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, मैंने गिनाया जितने उनके आगे पीछे लोग खड़े थे, अगर वहां जो बेंगलोर में बैठे थे सब परिवारवाद के एक तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोग थे, तो यहां भी वही लोग थे। और यहां पर तो विपक्षी खेमे से कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं। 41 के 41 जो लोग थे, पार्टियां थी, उनके नुमाइंदे, उनके नेता सबको पहचानते भी थे प्रधानमंत्री की नहीं। हाँ, ऐसा जेडीयू ने कहा है। हाँ, ऐसा जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सबको पहचानते हैं क्या। तो ये देखिए, ये वार, और पहली बार एनडीए की बैठक हुई है 5 सालों में। अब ये बात तो हकीकत है। मार्गदर्शक मंडल भी एक बना था, कब हुई उसकी बैठक मुझे मालूम नहीं है। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी हैं, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी हैं। वो बैठक नहीं हुई, लेकिन एक वो बनाया गया था मार्गदर्शक मंडल, ताकि ऐसा न लगे कि हमने बड़े बुजुर्ग जिन्होंने पार्टी खड़ी की उनकी उपेक्षा कर दी है, इसलिए वो बना दिया गया था। एनडीए था, और ये बात आज फिर से जेडीयू ने कही है कि भाई हमको तो याद नहीं है पिछले 5 सालों में कब बैठक हुई, और मुझे भी याद नहीं है। जफर इस्लाम साहब को अगर याद हो तो बता दें कि आखिरी एनडीए की बैठक कब हुई थी और उसमें क्या फैसला लिया गया। तो कोई कन्वीनर है क्या एनडीए का? तो ये इंडिया बनाम एनडीए जो हो रहा है, एनडीए की तो बैठक ही नहीं हुई 5 साल से। ललन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं, जफर इस्लाम। भाई ललन सिंह जी को इसकी कैसे जानकारी है? जब अरे पिछले साल तक आपके साथ थे। मुर्मू जी का इंतखाब का, अरे सुनिए ना, हाँ। जब मुर्मू जी का इंतखाब होना था, जब उनका सिलेक्शन होना था, उस वक्त एनडीए के पार्टनर सारे मिले थे। ये कैसे आपको ऐसी जानकारी दी जा रही है? उसमें वो भी उस वक्त नीतीश कुमार भी आगे थे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। एक मिलना अलग होता है कि एनडीए की बाकायदा औपचारिक बैठक अलग होती है। एक होता है कि सब सहयोगी दल बैठकर मिले। अब ये टीवी पे आप चलाएं, इसमें फर्क है। एक मिनट सुनिए ना, एनडीए की ही बैठक हुई थी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। मुर्मू जी का जब नाम प्रपोज करना था, उससे पहले एनडीए की बैठक हुई थी। लेकिन अगर आपने उसको टीवी पे नहीं चलाया या टीवी पे किसी ने नहीं दिखाया, तो इसका मतलब वो मीटिंग गलत हो गई। 1 मिनट इंटरजेक्ट कर रहे हैं। केसी त्यागी साहब, उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं ये। केसी त्यागी साहब आपके साथ थे, आपने कहा हुई। केसी त्यागी साहब, बैठक हुई है, आप क्यों गलत बयानी क्यों करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सहयोगी दल को और अन्य दल हैं, जिसमें बीजेडी भी शामिल है, जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उन सब लोगों को बुलाया गया था। और जफर भाई, मैं एनडीए का संस्थापक सदस्य हूं। उसका कोई अध्यक्ष होता है, उसका कोई कन्वीनर होता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस थे। हर राज्यों में उसके अध्यक्ष थे, एक ढांचा बना हुआ था। अटल जी के हटने के बाद और नई व्यवस्था बनने से पहले, अटल जी के बाद ही मीटिंगें हुई हैं। शरद यादव इसके कन्वीनर रहे 2014 तक। 2014 के बाद ना तो कोई इसका अध्यक्ष था, ना कार्यालय था, ना संयोजक था। जब हम दोबारा आए हैं एनडीए में, तब चर्चा चली थी कि शायद नीतीश कुमार जी को बनाया जाएगा। लेकिन आज ना कोई एनडीए का दफ्तर है, ना अध्यक्ष है, ना कन्वीनर है, ना कार्यक्रम है, और अटल जी की तर्ज पर ना नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है, जिसके तहत ना यूसीसी थी,
ना आर्टिकल ठीक है, आपने 370 था। सिचुएशन यहाँ क्लैरिफाई कर दी। जफर इस्लाम पर एक आखिरी सवाल, जो सुकेश यहाँ कह रहे हैं कि पिच पहले आप तैयार करते थे और विपक्ष को उस पर खेलने के लिए मजबूर करते थे। पिच अलग अलग तैयार हो रही हैं, पर फिलहाल क्या विपक्ष ने पिच तैयार की और आपको खेलने पर मजबूर कर रहा है? देखिए, ये बात गई बात गई वाली बात है। अभी तो आगे इलेक्शन लड़ना है। हाँ, 2024 में आपको मैं दो तीन अहम बातें बता देता हूँ। ये सर चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है ना, वही इनके अभी खेमा में होने वाला है। हकीकत तो यह है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जितना है, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। सारी पार्टियां मिलकर भी 144 सीटें जीती हुई हैं। अब बताइए ये कहाँ से अभी क्लेम करेंगे? ये सारी जो पार्टियां अटेंड की थी, कई 10 लोगों के तो कोई MP MLA भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि देखिए, विश्वास जो है, जनता का विश्वास, क्या वो नीतीश जी के पास है, क्या वो राहुल गांधी जी के पास है, या जनता कह सकते हैं मतलब कि भरोसे की बात है। जनता अभी भी बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करती है। आप खामखां चल रहे हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस एक इंडिया नाम रख लिया आपने, लगा कि क्या मैच जीत लिया है। अतुल लौंडे, अभी बहुत पानी बहना है राजनीति की नदी में। ऐसा है कि जो जेडीयू ने कहा था कि इनमें से कितने लोगों को पहचानते हैं, 41 नहीं, वो 45-46 है। उसमें इनकम टैक्स, ईडी, CBI, इलेक्शन कमीशन, सारा कुछ इनका गठबंधन है। और फिर ऐसा है तो फिर किस बात का भरोसा बचा है? आपको खुद को भरोसा नहीं है कि जनता का आपका भरोसा है क्या? और हम चाहते हैं, अगर कॉलोनियलिज्म की बात हो तो हम चाहते हैं कि कौन खबरी था अंग्रेजों का और कौन अंग्रेजों के साथ था और कौन खिलाफ लड़ रहा था। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मैं करता नहीं, लेकिन आज जरूर करूंगा। ऐसी व्हाट्सएप घूम रहा था कि शून्य का शोध कैसे लगा। तो बोले स्वाधीनता संग्राम में RSS और बीजेपी की विचारधारा वाले लोगों को खोजा गया कि कहां इन लोगों ने योगदान दिया है, तो पता चला कहीं भी नहीं दिया है। तो ऐसी शून्य की खोज हुई है। ये इनके बारे में बातें चल रही है। हम चाहते हैं ये बात करें कॉलोनियलिज्म पे,